Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope everything would have been going on very well at your end। और देखो आज हम FCAT 1 2022 का 13 फेब को सेकंड शिफ्ट में जो आपको एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस रह गया था, छूट गया था किसी वजह से। तो आज हम इस शिफ्ट का एनालिसिस देखेंगे। आप लोगों में से काफ़ी लोगों की ये रिक्वेस्ट थी, ये डिमांड थी कि सर ये 13 फेब का सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस मिस हो रहा है, तो आप प्लीज़ इसको करा दीजिए। ओके, तो चलिए आज हम ये FCAT 1 2022 के 13 फेब को सेकंड शिफ्ट में जो आपका एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड बिफोर स्टार्टिंग इसी टाइप से आपके FCAT, CDS, NDA एंड SSB की प्रिपरेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर इंपॉर्टेंट वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना बिकॉज आई कीप ऑन प्रोवाइडिंग क्विज एंड इंपॉर्टेंट डेटा ऑन टेलीग्राम। लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखो ये जो भी क्वेश्चंस हम कवर करने जा रहे हैं ये सभी वो क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोगों ने भेजे हैं। ओके, तो यदि थोड़ा बहुत वेरिएशन है ऑप्शंस में, ऊपर नीचे हो रहा है कि नहीं ये ऑप्शन नहीं थे ये थे, तो उसको आप देख लेना। आप लोगों ने जो मुझे ऑप्शंस और जो क्वेश्चंस भेजे हैं मैंने वो कवर किए हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, टर्म डक इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, यानी कि डक ये एक टर्म है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस स्पोर्ट्स में इस्तेमाल की जाती है। तो देखो ये क्रिकेट में यूज होने वाली एक टर्म है। जब कोई बैट्समैन जीरो पर आउट होकर जाता है तो उसको डक बोलते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्रिकेट। और देखो ये मैंने आपको बताया भी था, स्ट्रेटजी वाली क्लास में बताया था कि स्पोर्ट्स में जो क्वेश्चंस आते हैं ये इस तरीके से टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो क्या था कि इंडियन एयरफोर्स की सदर्न कमांड जो है वो कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये है तिरुवनंतपुरम में, केरला के तिरुवनंतपुरम में। ओके, देखो ये मैंने आपको कराया था। आपने यदि वो FCAT के लिए जीके की जो मैंने आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइड कराई थी उसमें मैंने ये तीनों ही फोर्सेस की कमांड्स आपको याद कराई थी मैपिंग से, मैप दिखा के। यदि आपको याद हो तो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की तीनों की ही मैंने कमांड्स आपको याद कराई थी। तो देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है उससे। अगला क्वेश्चन क्या है कि इंटरनेशनल डेट लाइन यदि हम इसको ईस्टवर्ड यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में चलते हुए क्रॉस करते हैं तो क्या वेरिएशन आता है। ओके, तो देखो यदि हम वेस्ट से ईस्ट जाते हैं तो हमको एक दिन का लॉस होता है और यदि हम ईस्ट से वेस्ट जाते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करते हुए तो हमको एक दिन का फ़ायदा होता है, क्योंकि हमारी जो अर्थ रोटेट कर रही होती है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रही होती है। इसी वजह से जो ईस्ट साइड के जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर सुबह जल्दी होती है। ओके, यानी कि पहले होती है, दिन आगे चल रहा होता है, और जो वेस्टवर्ड कंट्रीज़ होती हैं वहाँ पर बाद में होता है। राइट, और देखो ये मैंने आपको कराया था, मैंने एक टॉप 20 जीके क्वेश्चंस की एक वीडियो कराई थी आपके एग्जाम से जस्ट पहले, और मैंने इसमें आपको बहुत अच्छे से ये बातों को बताया था। ये इंटरनेशनल डेट लाइन को मैंने उसमें ड्रॉ करके आपको बताया था कि ये इसमें डेविएशन आ रहा है, क्यों आ रहा है, ये वजह है। राइट, ये देखो आप देखना, उस वीडियो को देखना, यदि आपके पास में टाइम हो तो देखना। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, उसमें मैंने आपको बताया था और एम्फेसाइज करके बोला था कि ये जो लाइन्स हैं, जो ग्लोब पर जो लाइन्स हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखो वेरियस शिफ्ट्स में ये ग्लोब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जंगलनामा जो बुक है इसके ऑथर कौन है। तो देखो इस बुक के ऑथर हैं मिस्टर अमिताभ घोष। ओके, देखो ये भी बताया था ना मैंने आपको कि भाई बुक जरूर पूछी जाएंगी। एक तो एंशिएंट एरा की बुक पूछी जाती है और एक मॉडर्न एरा की बुक पूछी जाती है। तो एंशिएंट एरा की तो बुक्स इन्होंने इस बार ना के बराबर ही पूछी थी, मॉडर्न एरा की ही बुक पूछी थी। ओके, अगला क्वेश्चन था कि नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर 2021 में ये किसको दिया गया था। तो ये दिया गया था मिस्टर अब्दुल रज्जाक गुरनाह साहब को, जो कि तंजानिया से हैं। ये तो देखो जो मैंने टॉप 10 करंट अफेयर्स कराई थी उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। ओके, ये पांचवा छठा क्वेश्चन यही है जो उसमें मैंने कराया है। आई थिंक फोर्थ क्वेश्चन है। राइट, कि लिटरेचर के फील्ड में 2021 में नोबेल प्राइज किसको दिया गया है। तो ये दिया गया है अब्दुल रज्जाक गुरनाह साहब को, और ये देखो हमने निमोनिक टेक्निक से भी याद किया था। ओके, और क्वेश्चन देखो क्या था जीके में कि वो खिलाड़ी कौन है, वो पर्सन कौन है जिसको कि अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड दोनों से सम्मानित किया जा चुका है। तो देखो ये हैं बैडमिंटन के फॉर्मर प्लेयर एंड करंट नेशनल कोच ऑफ बैडमिंटन ऑफ इंडिया मिस्टर पुलेला गोपीचंद। राइट, देखो अर्जुन अवार्ड दिया जाता है प्लेयर को और द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है कोच को। ओके, तो ये देखो पहले बहुत ही अच्छे आउटस्टैंडिंग एक प्लेयर थे और अभी ये बहुत ही अच्छे लेवल के एक कोच हैं। तो इनको एज ए प्लेयर अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था और नाउ ही हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय द्रोणाचार्य अवार्ड। ओके, तो देखो ये एक ऐसे पर्सन हैं, ऐसे शख्स हैं जिनको कि इन दोनों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये है मिस्टर पुलेला गोपीचंद। ओके,
अगला क्वेश्चन देखो क्या था कि बिरजू महाराज इज एसोसिएटेड टू विच डांस, कौन से डांस से, कौन से नृत्य से बिरजू महाराज जी अपना ताल्लुक रखते हैं, तो ये रखते हैं कथक से। ओके, और देखो ये मैंने कराया हुआ है, जो आपकी वो प्लेलिस्ट थी एफकेट के लिए, जो मैंने आपको प्लेलिस्ट बताई थी जीके की जो मैंने बनाई थी, उसमें देखो ये जो आपके क्लासिकल डांसेस हैं उसमें मैंने देखो आपको बताया था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था कि डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज ये कहाँ पर सिचुएटेड है, कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये तमिलनाडु के वेलिंगटन में सिचुएटेड है। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका वेरियस एग्जामिनेशंस में इससे पहले, राइट, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था कि विच वन इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, उसमें देखो 4 ऑप्शंस दिए हुए थे और जैसा आपने बताया है कि उसमें हाइड्रोजन भी था तो उसमें आंसर था आपका हाइड्रोजन। यदि बाकी के जो 3 ऑप्शंस थे उनके कंपैरिजन में जो राइट आंसर बनता वो हाइड्रोजन बनता है, लेकिन वैसे यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन वगैरह ये होती हैं वो गैसें जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी होती हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और आपकी ये मीथेन वगैरह, ये गैसेज जो होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। ग्रीन हाउस गैसेज वो गैसेज होती हैं जो कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ाती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या था कि विच वन डजेंट कम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये देखो फोर्सेस के नाम दिए हुए थे और पूछा था कि इनमें से कौन सी फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर नहीं आती है। ओके, तो देखो बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एंड सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये तीनों मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं, जबकि आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। जैसे कि हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आती हैं, ऐसे ही इंडियन कोस्ट गार्ड आता है। ठीक है, देखो इसका भी सिलेक्शन जो ऑफिसर रैंक का सिलेक्शन होता है वो भी आपके एसएसबी के थ्रू ही होता है। देखो यदि आपसे यही क्वेश्चन पूछे गए थे तो इनको कंफर्म करो, आप मुझे बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे कि यही क्वेश्चन पूछे गए थे या कुछ और था। ओके, और लाइक और शेयर जरूर करते रहो। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे क्लासिकल डांसेस पर, ठीक है, ये देखो मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में था। देखो ये वही वीडियो है जो मैंने आपको कराई थी, एक छोटी सी वीडियो है, हार्डली ये 8-9 मिनट की वीडियो है और इसमें मैंने आपको ये क्लासिकल डांसेस कराए थे। टोटल कितने हैं, 8 नंबर ऑफ क्लासिकल डांसेस हैं और मैंने आपको बताया था कि कौन से स्टेट से बिलोंग करता है और उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, राइट। इनको देखो मैंने बताया भी था, इनके मतलब भी बताए थे कि भाई क्या क्या कैसे कैसे मतलब है, कैसे कैसे इनके नाम रखे गए। ओके, तो देखो क्वेश्चन में आपके ये क्लासिकल डांसेस आए थे, ये जो 4 हैं, भरतनाट्यम है तमिलनाडु से, ठीक है, ये तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, और मोहिनीअट्टम ये आंध्र प्रदेश से एसोसिएटेड है, और कुचिपुड़ी ये केरला से, और सत्रिया असम से एसोसिएटेड है। ओके, देखो इस तरीके से था, थोड़ा नए तरीके से क्वेश्चन पूछा था इस बार, अदरवाइज इससे पहले 4 ऑप्शन ही होते थे और उनमें से आपको एक सेलेक्ट करना होता था, लेकिन इस बार मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो और क्या था कि वो डिसीज जो कि कंप्लीटली इरेडिकेटेड हो चुकी है वैक्सीन के द्वारा, तो ये डिसीज है स्मॉल पॉक्स, राइट। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि नहीं बनते, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चंस आसान ही थे, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था जीके का लेवल। ओके, लेकिन फिर भी देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि भाई आपका 40% पेपर इजी होता है, 40% मॉडरेट लेवल का होता है और 20% लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, तो सभी क्वेश्चन करने के भी नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आते हैं थोड़े जो अच्छे लेवल के होते हैं, जो नहीं आते हुए होते हैं, और जीके इज सच पोर्शन कि वहाँ पर ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है कि भाई आपको वो क्वेश्चन आता ही होगा, इसमें सबसे कम स्कोर होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखो क्या था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसका एम है 100% इनरोलमेंट रेशियो अचीव करने का, तो ये किस ईयर तक अचीव करने का है, तो देखो ये एम है 2030 तक। 2030 तक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एम है टू अचीव 100% ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। तो ये देखो हो सकता है कि काफ़ी लोगों को ना पता हो। अगला क्वेश्चन देखो क्या था, इंडियन फेडरेशन के बारे में था, भारतीय संघ के बारे में था, जिसमें कि क्या होता है, देखो इंडियन फेडरेशन में क्या होता है कि जो संघ है वो किससे मिलकर बना हुआ होता है, वो स्टेट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है, सभी स्टेट्स की एक यूनियन होती है। तो ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल नंबर 1 में है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें, ठीक है। ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन पर क्वेश्चन था, मैंने आपको बताया था देखो कि कॉन्स्टिट्यूशन पे क्वेश्चन आता है और ये आर्टिकल्स वगैरह जो होते हैं इससे जरूर पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, राइट। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि प्लांट्स ड्राई रीजन में जो प्लांट्स होते हैं उनकी लीफ स्मॉल क्यों होती हैं, छोटी क्यों होती हैं, तो देखो इसका रीज़न ये होता है कि ड्राई रीजन में एक तो ऑलरेडी वहाँ पर पानी की कमी रहती है, और जो प्लांट्स होते हैं उनके यदि पत्ते बड़े बड़े होंगे तो वेपराइजेशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, वेपराइजेशन ज़्यादा रहेगा तो पानी उसमें से जाता रहेगा, तो ऑलरेडी वहाँ पर कमी है, तो पौधे को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर नहीं मिल रहा है, तो ये होता है टू रिड्यूस ट्रांसपायरेशन लॉस, ठीक है, ट्रांसपायरेशन लॉस को रोकने के लिए, वेपराइजेशन को रोकने के लिए, इस वजह से उनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं। ओके,
ये अच्छा क्वेश्चन था। ये देखो सभी को पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी कॉमन सेंस से क्वेश्चन लगाया जा सकता था, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई सभी क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे जो कि आपने बिल्कुल सीधे सीधे पढ़े ही हैं, अपना कॉमन सेंस भी लगाना होता है, ठीक है, उससे बन जाते हैं काफ़ी क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखो क्या था कि परंपरागत कृषि विकास योजना जो है ये किससे रिलेटेड है, तो देखो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड है, राइट। देखो ये क्वेश्चन वही हैं, जो बातें हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो ऑप्शंस हैं, ये वो हैं जो कि आप लोगों ने भेजे हैं। यदि ऊपर नीचे कुछ हो रहा हो, आपको लग रहा हो कि भाई ये नहीं पूछा गया था, ये पूछा गया था, तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। और क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था कि विच कंट्री इज नॉट द पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन, ठीक है। देखो इसमें आपने ये ऑप्शंस भेजे हैं, लेकिन ये मुझे ऑप्शन सही नहीं लग रहे हैं। ये माल्टा, क्रोएशिया, ये तो चलो कंट्री हैं, लेकिन ये सैन फ्रांसिस्को और ये सैन पियारको, ये कंट्रीज़ नहीं है। सैन पियारको क्या है, ये देखो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में आता है, ये एक जगह है। सैन फ्रांसिस्को यूएसए की एक जगह है। तो देखो ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि ये माल्टा और क्रोएशिया ये दोनों ही यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं। एंड सैन फ्रांसिस्को यूएसए में आता है, तो यूएसए भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ओके। ये ऑप्शन सही नहीं है जो आपने भेजे हैं, एग्जैक्ट ऑप्शंस नहीं है, राइट। तो देखो इसमें आंसर बता नहीं सकते कि कौन सा होगा, लेकिन ये जो है यदि हम इसको भी मान लें, यदि वो थोड़ा आपकी और नॉलेज टेस्ट कर रहा हो, कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हो, तो माल्टा और क्रोएशिया ये तो पक्के पक्के यूरोपियन यूनियन के पार्ट हैं, और यूएसए भी है। इसका देखो ये कंट्री नहीं है, ये कंट्री नहीं है, ये ट्रिनिडाड एंड टोबैगो की एक जगह है, राइट। और देखो आपके लिए क्वेश्चन है कि माल्टा और क्रोएशिया इनकी कैपिटल्स क्या हैं, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ओके। अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछा गया था, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि टेरिटोरियल वाटर्स जो होते हैं इसकी लिमिट कितनी होती है, कितने लिमिट तक कोई भी कंट्री समुद्र में जो वाटर होता है उस पर अपना कंट्रोल जमा सकता है। तो इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 12 नॉटिकल माइल्स, और यदि किलोमीटर्स में देखें तो 12 नॉटिकल माइल्स इक्विवेलेंट टू होता है 22.22 किलोमीटर्स, ओके। अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन जो लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं उनके लिए ये कुछ नया नहीं है, इजी क्वेश्चन ही है, ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है कि मोस्ट वाइड स्प्रेड इंडस्ट्री इन इंडिया, ये कौन सी है, तो ये है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। देखो ये हैं जीके के वो क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने मुझे भेजे थे, तो जीके के ये क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 13 फ़रवरी को सेकंड शिफ्ट में। अब चलिए बाकी सेक्शंस के भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखो यदि हम इंग्लिश की बात करें तो देखो इंग्लिश में एंटोनियम पूछा गया था एवर्जन का। एवर्जन का एंटोनियम होता है किसी चीज़ को लाइक करना, डिज़ायर करना, ठीक है। इसका विपरीत, इसका विलोम शब्द, ओके। तो आपके ऑप्शन में इसको सेटिस्फाई जो भी कर रहा हो वो आपका आंसर हो जाता, लेकिन एवर्जन का जो एंटोनियम होगा वो होगा लाइक करना, डिज़ायर होना, किसी चीज़ के बारे में इच्छा होना, ठीक है। और देखो निम्बल का एंटोनियम पूछा गया था। निम्बल का एंटोनियम होता है क्लमसी, स्टिफ, ठीक है। और ये कंप्लेंट का एंटोनियम पूछा गया था। कंप्लेंट में देखो क्या करते हैं, शिकायत करते हैं। तो शिकायत कब करते हैं, जब हमको दिक्कत होती है, हम खुश नहीं होते हैं, तो इसका एंटोनियम क्या होगा, प्लेजर, हैप्पीनेस, ठीक है। तो कंप्लेंट का एंटोनियम हो जाएगा प्लेजर एंड हैप्पीनेस। और देखो सिनोनियम क्या पूछा गया था, रिब्यूक। रिब्यूक का सिनोनियम पूछा गया था। रिब्यूक क्या होता है, रिब्यूक का मतलब क्या होता है, किसी को हम डांट रहे हैं या गुस्से में थोड़ा बात कर रहे हैं, एंगर में बात कर रहे हैं, ओके। तो ये होता है रिब्यूक का मतलब। अब देखो इससे रिलेटेड जो भी मैच हो रहा हो वो आपका आंसर हो जाएगा, राइट। इम्बेजल, इम्बेजल का जो सिनोनियम होता है, इम्बेजल का मतलब होता है देखो किसी भी चीज़ को स्टील करना, बेईमानी से स्टील करना। माना कि आपको कोई किसी मालिक ने आपको पैसे की रख रखाव की रेस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है और आप उसमें से चोरी चुपके से अपने पॉकेट में रख लें, ठीक है, उसको चुरा लें, एक तरीके से गबन कर लें, तो ये होता है एम्बेजल का मीनिंग, ठीक है। तो इसका सिनोनियम क्या होगा, स्टील होगा, राइट। अब देखो यदि हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें तो देखो क्या पूछा गया था, थ्रोइंग द टॉवल। थ्रोइंग द टॉवल का मतलब होता है कि जब हम डिफीट को एक्सेप्ट करके क्विट कर लेते हैं, ओके, डिफीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये होता है इसका मतलब। आसानी है और ये काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। प्ले द गैलरी, ठीक है, इसका मतलब देखो क्या होता है, एक्सैगरेशन करना, ठीक है, अपना शो ऑफ करना, एक तरीके से अपनी बढ़ाई मारना, तारीफें मारना, तो इसका मतलब होता है एक्सैगरेशन, ठीक है, एक्सैगरेट करना। और देखो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या पूछा गया था कि वो पर्सन जो कि अनयूजुअली इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हम कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड कोई टैलेंट दिया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडिजी। तो ये है आपके इंग्लिश के क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने मुझे सेंड किए थे। और देखो आप इनको अच्छे से समझना, आपको अगले बार जो आपका पेपर होगा, जो कि अगले साइकिल्स होंगे एफकेट के, उनमें आपको पेपर को समझने में किस टाइप के क्वेश्चन हैं, क्या लेवल है, उसको समझने में आपको ये बहुत ही मददगार साबित होंगे। दैट इज़ वाई आई एम कवरिंग इट। और देखो मैंने आपको ये तीनों दिन की जो भी शिफ्ट थी
सभी शिफ्ट के मैंने आपको एनालिसिस करा दिए हैं, आपकी जो भी शिफ्ट थी आप उसको जाके देख सकते हैं, और आपको अदर शिफ्ट के एनालिसिस भी देखने चाहिए, उससे आपको ये पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चंस थे और क्या लेवल था। केवल यही 13 फेब का सेकंड शिफ्ट का रह गया था, तो वो हम अभी कवर कर रहे हैं। अब चलिए रीजनिंग में देखते हैं। देखो रीजनिंग में क्या क्या क्वेश्चन आए थे। ओड वन आउट में देखो क्या पूछा गया था, डायमंड, गोल्ड, सफायर एंड रूबी, राइट। तो देखो डायमंड, सफायर, डायमंड तो आपको पता ही है हीरा, सफायर मतलब नीलम, ठीक है, और रूबी मतलब माणिक एक तरीके से, और गोल्ड। अब देखो इनमें से ओड वन आउट क्या है, जो मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो देखो क्या होगा, गोल्ड होगा, ठीक है। गोल्ड क्या है, ये एक मेटल है, तो हमारा आंसर क्या होगा, गोल्ड होगा। गोल्ड विल बी ओड वन आउट, राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि ओड वन आउट से ही था, वो देखो क्या था, प्रोटीन, पंपकिन, पॉपकॉर्न एंड पैनकेक, राइट। तो देखो प्रोटीन को छोड़ के बाकी की जो ये तीनों चीज़ें हैं, पंपकिन, पॉपकॉर्न एंड पैनकेक, ये ईडेबल थिंग्स हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट्स हैं और इनके खाने से हमको प्रोटीन मिलती है, राइट। तो देखो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, प्रोटीन होगा, प्रोटीन विल बी आर आंसर। और देखो क्या था, ओड वन आउट में एक और क्वेश्चन था, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। अब इसके बाद में जो चौथा जो ऑप्शन था उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि बैडमिंटन था और कुछ लोग बोल रहे हैं कि क्रिकेट था, राइट। अब चलिए दोनों को ही हम कंसीडर करके देख लेते हैं। यदि बैडमिंटन था, इन तीनों के साथ में हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल के साथ में यदि बैडमिंटन था, तो देखो इस पर कई तरीके के रिलेशंस बनते हैं, कई तरीके की क्लासेस लगती हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या बनेगा, यदि हम शुरू के चार को कंसीडर करें तो हॉकी, बास्केटबॉल और फुटबॉल, इन तीनों में ही बॉल का इस्तेमाल होता है, लेकिन बैडमिंटन में बॉल का नहीं, शटल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। रैकेट के साथ में हम शटल इस्तेमाल करते हैं, तो इस केस में ओड वन आउट क्या होगा, बैडमिंटन होगा, राइट। अब यदि हम ये बैडमिंटन को कंसीडर ना करें, इसकी जगह पर क्रिकेट को कंसीडर करें, तो देखो इसमें क्या बनता है, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल और क्रिकेट। तो देखो इसमें एक तो ये रिलेशन बनता है कि टीम में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होते हैं। देखो मैंने आपको कराया था नंबर ऑफ प्लेयर्स की, जो मैंने आपको एक वीडियो कराई थी निमोनिक टेक्निक से, मैंने आपको याद कराया था, क्या बोला था उसमें, HCF, ठीक है। 1 का HCF क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो देखो HCF मतलब हॉकी, क्रिकेट एंड फुटबॉल, इन सभी में कितने नंबर ऑफ प्लेयर्स होंगे, 11 होंगे। तो देखो यदि हम नंबर ऑफ प्लेयर्स का हिसाब देखें तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट, इन तीनों में नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होंगे, 11, जबकि बास्केटबॉल में कितने होते हैं, 5, तो ये ओड वन आउट हो जाएगा। और देखो इस पर एक और रिलेशन लगता है, ठीक है। एक और रिलेशन देखो क्या लगेगा कि ये हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट ये खेले जाते हैं ग्राउंड में, ये मैदान में खेले जाते हैं, जबकि बास्केटबॉल खेला जाता है कोर्ट में, राइट। तो देखो इस वाले रिलेशन के हिसाब से आंसर होगा बास्केटबॉल। अब ये डिपेंड करता है कि उसने किस हिसाब से क्या सोच के उसने अपना आंसर सेट किया है, वो एग्जामिनर पर डिपेंड करता है, राइट। अब देखो ये वेन डायग्राम में क्या पूछा गया था कि पेन, बुक और पेंसिल। देखो पेन कभी बुक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। बुक कभी पेंसिल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। पेन कभी पेंसिल हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो बिल्कुल क्लियर है, बहुत साफ साफ पता चल रहा है, तीनों के ही सेपरेट सर्कल्स बनेंगे, ओके। ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, कोई भी किसी के साथ में इंटरजेक्शन नहीं रखेगा, कुछ भी कॉमन पार्ट नहीं रखेगा, राइट। ये है पेन, ये है बुक और ये है आपकी पेंसिल, ओके। ये इसका वेन डायग्राम होगा। अगला देखो क्या था, क्लोथ, साड़ी एंड धोती, राइट। तो देखो साड़ी और धोती दोनों ही क्लोथ होंगी, ये बात तो पक्की है, ठीक है। साड़ी और धोती दोनों ही क्लोथ होंगी। अब बात है कि साड़ी और धोती एक दूसरे से रिलेटेड हैं क्या, नहीं। देखो साड़ी अलग चीज़ होती है और धोती अलग चीज़ होती है, तो ये क्लोथ के अंडर तो आएंगी, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते हैं, तो इनका सेपरेट सर्कल बनेगा, राइट। तो इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों ही क्वेश्चन बड़े ही आसान है, कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। ये कॉन्सेप्ट देखो हमने बहुत अच्छे से कवर करे थे वेन डायग्राम की क्लास में, ओके। एक था मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि प्लस माइनस के जो साइन इंटरचेंज करने होते हैं, बोर्ड मास वगैरह, ये आसानी होता है, हर कोई इसको कर लेता है। और देखो एनालॉजी में क्या क्वेश्चंस थे कि यदि फायर और एशेस एक दूसरे से रिलेटेड हैं किसी एक वे में, तो एक्सप्लोजन किस चीज़ से रिलेटेड होगा, ठीक है, किस चीज़ से ये रिलेशन अपना रखेगा। तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये हमने सीखा था एनालॉजी की क्लास में कि हमको सबसे पहले इनके रिलेशन को स्टडी करना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो क्या रिलेशन है, फायर के बाद में क्या बनता है, एशेस, यानी कि ऐश बनती है, यानी कि राख बनती है, ओके। आग के जलने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में राख बचती है। तो एक्सप्लोजन के बाद में क्या बनता है, डेब्रिस बनता है, यानी कि मलबा बनता है। आपने देखा होगा जब कहीं पर भी ब्लास्ट होता है तो वहाँ पे मलबा हो जाता है ना, वो सब कुछ एकदम टूट के इतर बितर हो जाता है, तो उसको हम डेब्रिस बोलते हैं। आसान ही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बहुत आसान था। एक क्वेश्चन और देखो क्या था इसी में ही एनालॉजी में कि यदि स्टार्स क्लस्टर्स से रिलेटेड हैं तो फ्लाइट किससे रिलेटेड होंगी। तो देखो ये फ्लीट्स होगा, ठीक है।
स्टार्स के समूह को क्लस्टर बोलते हैं, तो फ्लाइट्स के समूह को फ्लीट बोलेंगे। ओके, इसमें देखो बच्चे, कुछ बच्चे फ्लीट बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं कुछ और था, तो जो भी था हम इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम इसका रिलेशन देख लेंगे। और एक क्वेश्चन था, ये कोडिंग डिकोडिंग पर था, ये कोड दिया हुआ था एलिफेंट का यहाँ पर कोड, तो उसको हमको स्टडी करना था और फिर उस कोड को इस पर लगा के देखना था कि कौन सा हमारा आंसर आएगा, कौन सा ऑप्शन होगा। राइट, तो देखो कोड आप लोगों को याद नहीं रहा होगा तो आपने भेजा नहीं, तो जब तक कोड पता नहीं होगा तो बताओ क्वेश्चन भी किस तरीके से करा सकते हैं। ओके, तो देखो ये है आपका FCAT 1 2022 का 13 Feb को सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था। ओके, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आप लोगों ने भेजे नहीं है, तो देखो एनालिसिस कैसे कराएं, वो तो पॉसिबल नहीं है, फिर उसके लिए क्वेश्चन होने जरूरी है। जो क्वेश्चन आपने मुझे भेजे थे उनके बेसिस पर हमने एनालिसिस करा है। राइट, और देखो बाकी की जो अदर शिफ्ट्स हैं जो कि आपके 12, 13 और 14 फरवरी को दोनों शिफ्ट जो है मॉर्निंग और इवनिंग की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट सभी के अब एनालिसिस हो गए हैं, आप इनको देख लेना। और ये जो आपके FCAT के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स की जो सॉल्यूशन की एक प्लेलिस्ट है उसमें ये आपको सारे मिल जाएंगे। ठीक है, सारी शिफ्ट के आपको ये एनालिसिस मिल जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके, और यदि आपको और कोई क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। राइट, और देखो मैंने ये क्रोएशिया और माल्टा की जो कैपिटल पूछी है वो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख के बताओ। और देखो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम SSB के बारे में ज़्यादा बात करेंगे और फिर FCAT की भी तैयारी करेंगे अगले वाले साइकिल के लिए, और साइड बाय साइड हम CDS और NDA के लिए भी कंटेंट कवर करते रहेंगे। राइट, और आप ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि हर चीज़ पर वीडियो नहीं बनाई जाती है, तो मैं टेलीग्राम पर क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट डेटा जो भी होता है उसको मैं इस तरीके से शेयर करता रहता हूँ। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग रिटन एग्जामिनेशंस एंड रिजल्ट एंड फॉर फर्दर टेस्टिंग इन SSB इंटरव्यू, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय फॉर नाउ।